आरोहण पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था? उत्तर, जब वह 11 वर्षों बाद रूप सिंह की मुलाकात अपने भाई भूप सिंह से हुई तो वह उन्हें पहाड़ के ऊपर स्थित अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन रूप सिंह व शेखर के लिए पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब भूप सिंह नीचे आया और आकर मफलर को मजबूती से कमर में बांधकर रूप सिंह को ऊपर ले गया, क्योंकि रूप सिंह जो पिछले 11 वर्ष से पहाड़ी में रहने के बजाय समतल स्थान पर रह रहा था, उसके लिए पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं था और ऊपर से उसके पास पहाड़ पर चढ़ने के लिए संसाधन भी नहीं थे। इसलिए भूप सिंह के लिए पहाड़ पर चढ़ना रोज का काम था और यह उसके लिए सामान्य बात थी। उसमें रूप सिंह से कहीं अधिक धैर्य, आत्मविश्वास और शक्ति थी। इस प्रकार आज रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने के बाद भी भूप सिंह के सामने बौना महसूस कर रहा था। प्रश्न, आरोहण पाठ में पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र चित्रण की विशेषता बताइए। उत्तर, भूप दादा रूप सिंह के बड़े भाई थे और उनका सारा जीवन पहाड़ों पर बीता था। उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। आत्मविश्वासी, भूप दादा एक आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। इसी के बल पर वे अपने नष्ट हुए खेत को पुनः बसा लेते हैं। वह शैला के साथ मिलकर झड़ने का मुंह मोड़ देते हैं, रूप सिंह और शेखर को ऊपर चढ़ाकर ले आते हैं। धैर्यशील, भूप दादा एक धैर्यशील व्यक्ति हैं। वह मुश्किलों में अपने धैर्य को नहीं खोते। जब पहाड़ के गिरने से उनके माँ बाप, खेत सब बर्बाद हो जाता है, तब भी वह अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हिम्मत से काम लेते हैं। स्नेहशील, भूप दादा के मन में अपने छोटे भाई रूप सिंह के लिए बहुत प्यार है। जब रूप सिंह उन्हें धक्का देता है तब भी वह गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसकी जान बचाते हैं। परिश्रमी, मेहनती, भूप दादा बहुत मेहनती थे। वह शैला के साथ मिलकर झरने का मुंह मोड़ देते हैं, दोनों बैलों को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। चढ़ाई में कुशल, भूप दादा का पहाड़ों पर चढ़ाई करने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। रूप सिंह और भूप सिंह दोनों भाई पहाड़ी होने के बाद भी जहां रूप सिंह आधुनिक उपकरणों की सहायता से चढ़ाई करता था, वहीं भूप दादा को चढ़ाई के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वह तो मनमानुष छिपकली की तरह चढ़ाई किया करते थे। प्रश्न, आरोहण कहानी पढ़ने के बाद पहाड़ी स्त्रियों की क्या छवि बनती है? उत्तर, आरोहण कहानी पढ़ने के बाद निम्नलिखित छवि उत्पन्न होती है। दयनीय स्थिति, पर्वतीय वातावरण होने के कारण उनका जीवन दुखद कठिनाइयों और अभाव से भरा रहता है। शैला भूप दादा का मुसीबत में पूरा साथ दिया था, परंतु मात्र खेती के बोझ के कारण उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिसके पश्चात शैला को आत्महत्या करनी पड़ी। परिश्रमी, पहाड़ी स्त्रियां परिश्रमी होती है। वह पुरुषों की आजीविका कमाने, खेती करने आदि में पूरा साथ देती है। जैसे शैला ने भूप सिंह का साथ दिया और खेती को फिर से बढ़ा लिया। शैला भेड़ चराती है, खेत का काम करती है। अनपढ़, पहाड़ी स्त्रियां अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी होती हैं, क्योंकि वहां पढ़ाई के अवसर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होते। सरल जीवन शैली, उनकी जीवन शैली सरल व साधारण होती है। वह भोली भाली व छल कपट से दूर रहती हैं तथा जब भूप दादा दूसरी शादी कर लेती है तो वह उन्हें कुछ नहीं बोलती, बल्कि आत्महत्या कर लेती है। प्रश्न, यूं तो प्रायः लोग घर छोड़कर कहीं न कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लज्जा, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी? उत्तर, रूप सिंह अपने घर 11 वर्ष के पश्चात जा रहा था। वह अपना घर गांव छोड़कर तब गया था जब भूस्खलन से उसका पूरा गांव बर्बाद हो गया था। वह
शहर की ओर पलायन कर गया और वहां पर्वतारोहण संस्थान से ट्रेनिंग लेकर पर्वत पर चढ़ाई करता, जिसके लिए उसे सरकार की तरफ से 4,000 रुपये महीना मानदेय में भी मिलता था। 11 वर्ष के अंतराल में उसने कभी अपने घर से संपर्क नहीं किया। घर पर पिता समान बड़ा भाई भूप सिंह रहता था, लेकिन न कभी खोज खबर ली और न कभी चिट्ठी पत्र लिखा। जब रूप सिंह 11 वर्ष के बाद अपने भाई से मिलने गांव जा रहा था तो एक अपनत्व की भावना उसमें जागृत हो रही थी, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान प्यार किया करता था, और लज्जा इस बात से आ रही थी क्योंकि उसने 11 वर्ष के लंबे अंतराल पर भी उसे किसी प्रकार की खोज खबर नहीं ली थी। आरोहण पाठ में पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। उत्तर: लेखक ने पत्थर की जातियां बताई है, जो कुछ इस प्रकार है: ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, इग्निस, सैंडस्टोन, सिलिका आदि। और भी बहुत सी प्रकार की जातियां पत्थर पाई जाती है। लेखक ने यहाँ पत्थर की जातियां इसलिए बताई है क्योंकि पर्वतारोही को यह पता रहना चाहिए कि वह किस पर्वत पर चढ़ाई करना आरंभ कर रहा है। अगर उसे पत्थर के प्रकार, उसकी जाति का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा तो वह किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए पर्वत पर चढ़ाई से पूर्व पर्वतारोही भली प्रकार जांच लेता है कि उसे किस पर्वत पर या पत्थर पर चढ़ना है। प्रश्न: महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे क्यों टाल देता है? उत्तर: महीप कम आयु का लड़का है। अभी उसकी उम्र विद्यालय जाने की है, परंतु पेट की अग्नि को बुझाने के लिए वह रोजगार करता है। महीप अपने विषय में पूछे जाने पर बातों को निम्न कारणों से टाल देता है। भूप सिंह के साथ रिश्ता। रास्ते में महीप को मालूम होता है कि यह दोनों व्यक्ति का संबंध भूप सिंह से है। भूप सिंह महीप का पिता है और वह अपने पिता से नाराज रह रहा था। अपनी जानकारी रूप सिंह को न लग जाए इसलिए वह बीच बीच में बातों को टाल दिया करता था। पिता से नाराजगी। महीप का अपने पिता से नाराजगी थी। अपनी मां की मृत्यु का कारण उन्हें माना करता था और छोटी मोटी अनबन के कारण वह कम उम्र में कमाने के लिए घर से निकल गया था। संभवतः उपरोक्त दो कारणों से महीप रूप सिंह और शेखर द्वारा बार बार बातों में पूछे जाने पर भी उसे जवाब नहीं देता था और बातों को टाल देता था। प्रश्न: सैला और भूप सिंह ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी खेती से नई जिंदगी की कहानी लिखी? उत्तर: 11 वर्ष पूर्व आए भयंकर तूफान ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। भूस्खलन में पूरे गांव के लोग दबकर मर गए थे। खेतों में पर्वत से आए मलबे भर गए, जिसके कारण खेत भी तबाह हो गए थे। रोजी रोटी और गुजर बसर का अब कोई साधन न रहा। भूप सिंह ने हार नहीं मानी और पुनः निर्माण करने के लिए ठान लिया। सर्वप्रथम पर्वत की ऊंची चोटी पर अपना मकान बनाया तथा गांव की एक लड़की शैला से विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन बसाया। शैला कर्मशील महिला थी। उसने भूप सिंह के साथ मिलकर खेतों को पूर्ण रूप से खेती लायक बनाया। पानी के प्रबंध के लिए छोटे छोटे तालाब भी बनाए। दोनों के अथक परिश्रम से गांव में खुशहाली आ गई। खेत फिर जी उठे, गांव में खुशहाली आ गई। इस प्रकार दोनों ने मिलकर भाग्य की नई रेखा खींची। प्रश्न: बूढ़े त्रिलोकी को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी सुनकर अजीब क्यों लगा? उत्तर: त्रिलोकी को पहाड़ों पर चढ़ना जैसी नौकरी सुनकर निम्नलिखित कारणों से अजीब लगा। पहाड़ी तथा ग्रामीण व्यक्ति होना। त्रिलोकी पहाड़ी और ग्रामीण व्यक्ति था। वह सरकारी नौकरी और ऊपर से पर्वत पर चढ़ना इससे पूर्व नहीं जानता था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि पर्वत पर चढ़ने के सरकार पैसे देती है। पहाड़ी जीवन की दिनचर्या होना। पहाड़ी जीवन में पहाड़ों पर उतरना चढ़ना दिनचर्या का अंग होता है। बाजार तथा आवश्यकता के लिए उन्हें पहाड़ों से नीचे उतरना तथा वापस पहाड़ों पर चढ़ना प्रतिदिन नियमित किया करना पड़ता था, इसलिए आश्चर्य हुआ।
सरकार को इस कार्य से क्या लाभ? बूढ़ा त्रिलोकी यह नहीं जानता था कि सरकार को पर्वतारोहियों से क्या लाभ होता है। यूं ही व्यर्थ में पर्वत चढ़ना भला कोई पैसा देगा, और पर्वत चढ़ने का पैसा सरकार देगी तो सभी पहाड़ियों को पैसा क्यों नहीं देती? उपरोक्त कारणों से त्रिलोकी को पर्वत पर चढ़ना जैसी नौकरी सुनकर आश्चर्य हुआ और वह हंसते हुए रूप सिंह से बात कर रहा था। यह विषय अजीब लग रहा था और इससे पूर्व त्रिलोकी ने सुना भी नहीं था। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? उत्तर: बाल मजदूरी समाज के लिए हानिकारक है। बालक समाज का आधार होता है। अगर आधार को ही मजबूत न बनाया गया तो मीनार कहां से मजबूत हो सकेगी? बाल मजदूरी करते हुए महिप जब सैलानियों को लेकर जा रहा था तो शहर से आए सैलानी बाल मजदूरी को देखकर चिंतित थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि शहरों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध रहता है। शहरों में बाल मजदूरी को लेकर विशेष प्रकार का कानून भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कानून की कोई परवाह नहीं होती। आज चोरी छिपे बाल मजदूरी जैसे अपराध को किया जाता है। कुछ बालक स्वेच्छा से इस कार्य को करते हैं और कुछ जोर जबरदस्ती से। अगर समाज को मजबूत और सशक्त बनाना है तो बाल मजदूरी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। बालकों के हाथ रोजगार नहीं बल्कि किताबों को थमाना चाहिए। वह शिक्षित होकर एक मजदूर नहीं बनेंगे, वह सोच विचार कर स्वयं को समाज में स्थापित करेंगे और यह कार्य शिक्षा के बिना संभव नहीं है। इसलिए बाल मजदूरी को अपराध की श्रेणी में लाकर उन्हें बाल मजदूरी से बचाया जाना चाहिए। आरोहण के प्रति आपकी कुछ राय इस प्रकार से हो सकती है। यह पाठ ग्रामीण जीवन और पर्वतीय जीवन को उद्घाटित करने का सामर्थ्य रखता है। प्रस्तुत पाठ में ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं नित्य निरंतर घेरे रहती है, अभाव के जीवन यापन करना कैसा चुनौतीपूर्ण होता है, यह दर्शाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र में आए दिन आपदा आती रहती है जिसके कारण जीवन जीना दुष्कर हो जाता है। कई बार आपदा इतनी बड़ी होती है कि उसमें गांव खेत सब कुछ तबाह हो जाता है। आदमी अपना जीवन पुनः शून्य से आरंभ करता है, इसलिए उसे कर्म का फावड़ा चलाकर भाग्य बदलना पड़ता है। भूप सिंह और सैला ने मिलकर जो चुनौतीपूर्ण कार्य किया वह सामान्य व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर था। इसका उदाहरण रूप सिंह के रूप में देख सकते हैं। भूस्खलन के बाद जब पूरा गांव तबाह हो गया, खेत बर्बाद हो गए, तब भूप सिंह इस चुनौती भरे क्षण में अपना घर परिवार छोड़कर शहर की ओर पलायन कर जाता है। वहीं भूप सिंह धैर्यशील, कर्मशील और विभिन्न दुर्लभ मानवीय गुणों से युक्त है। उसने हार न मानकर चुनौती को स्वीकार किया और पुनः जीवन को स्थापित किया। किसी भी व्यक्ति में धैर्य और कर्म के प्रति लगन हो तो वह दुष्कर कार्य को भी आसानी से कर लेता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद यही मुख्य निष्कर्ष सामान्य रूप से निकल के आते हैं। आप अपने और वीडियोस को सुनने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे चैनल से जुड़कर अपने विषय की अनेकों वीडियो यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।